नमस्कार मित्रों, मैं अमृतानंद सिंह कैरियर आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैरियर आईएएस ज्वाइन कर सकते हैं आईएएस और पीसीएस एग्जाम के लिए, और इसमें मैं आपको साइंस एंड टेक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नाम का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। और इसमें हमारा विषय चल रहा था जैव प्रौद्योगिकी, और जैव प्रौद्योगिकी में आज हमारा टॉपिक है जैव क्लोनिंग। जैव क्लोनिंग या क्लोनिंग इसको आप कहते हैं। ये क्लोनिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा फोटोकॉपी, जैसे फोटोकॉपी में आप हूबहू किसी भी चीज को वैसा ही प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार से जैव क्लोनिंग जैव प्रौद्योगिकी की एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी भी जीव का हूबहू संरचना प्राप्त कर लिया जाता है। अब इसमें पौधों का भी आप कर सकते हैं, जंतुओं का भी कर सकते हैं, और सभी प्रकार के जीव का हूबहू प्राप्त कर सकते हैं। हूबहू का मतलब ये हो गया कि जैसे मानव क्लोनिंग पर तो पूर्णतः प्रतिबंधित है, लेकिन इसको समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी बहुत अच्छा कलाकार है जो सदी में सिर्फ एक ही बार आता है, जैसे लता मंगेशकर। अब लता मंगेशकर के जो बच्चे होंगे वो भी लता मंगेशकर नहीं हो सकते। अमिताभ बच्चन के जो बच्चे होंगे वो भी अमिताभ बच्चन नहीं हो सकते। या कोई वैज्ञानिक है, या कोई एथलीट्स है, या कोई विद्वान है, कोई राजनेता है, कोई कलाकार है, तो इनके संतान जो होंगे उनमें भी वो गुण नहीं होगा। गुण का जो सम्मिश्रण हो जाता है माता पिता दोनों पक्ष से। लेकिन ये क्लोनिंग एक ऐसा तकनीक है जिससे आप पुनः लता मंगेशकर को प्राप्त कर सकते हैं, पुनः अमिताभ बच्चन को प्राप्त कर सकते हैं, पुनः किसी विद्वान, किसी वैज्ञानिक या इस तरीके के रिसर्चर स्कॉलर्स को दोबारा से आप प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ इसमें फासला समय का होता है। अब इस समय के फासले को आप ऐसे समझिए कि जैसे लता मंगेशकर का उम्र 70 वर्ष का है, और आज लता मंगेशकर अगर इस दुनिया से चली जाएं तो लता मंगेशकर की जो स्थान है वो पूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन क्लोनिंग तकनीक एक ऐसा तकनीक है जिससे दूसरी लता मंगेशकर उत्पन्न हो सकती है, लेकिन वो इससे 70 साल पीछे होगी। अर्थात लता मंगेशकर जब 1 साल की थी तो जैसी दिखती थी, लता मंगेशकर जब 10 साल की थी तो जैसी दिखती थी, लता मंगेशकर जब 20 साल की थी तो जो उसमें गुण धर्म विकसित हुए थे, लता मंगेशकर जब 30 साल की हुई तो जैसी दिखती थी, 40, 50 एंड सो ऑन। सिर्फ समय में ये पीछे चला जाता है, अन्यथा बिल्कुल वही व्यक्ति को दोबारा इस धरती पर प्रकट करने का एक अद्भुत तकनीक है जो जैव क्लोनिंग के नाम से जाना जाता है। तो वैसे तो जैव क्लोनिंग के बारे में वैधानिक चेतावनी आप समझ लीजिए कि मानवों में क्लोनिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। मानवों में क्लोनिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है, यानी बैन है। यानी मानवों के ऊपर ये क्लोनिंग की प्रक्रिया आप नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा वैधानिक चेतावनी के रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि आप समझिए कि इस चीज को आप मानव के ऊपर नहीं कर सकते। लेकिन हम समझने के लिए मानव से ही शुरू करते हैं और फिर इसके पक्ष और विपक्ष पर चलते हैं कि क्या हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मानव क्लोनिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है, लेकिन किया जा सकता है। मानव क्लोनिंग के द्वारा मानव का भी क्लोनिंग किया जा सकता है। अब आप देखिए कि ये कैसे होता है। अब किसी भी जीवों को अगर हम जन्म देना चाहते हैं तो उसमें 2 प्रकार के कोशिकाएं होती हैं। तो हमारे पास जितनी भी कोशिका हैं, इन कोशिका को हम लोग 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं कायिक कोशिका, और दूसरे को कहते हैं जनन कोशिका। कायिक कोशिका में शरीर के बाकी सभी अंगों के कोशिका सम्मिलित हैं, और जनन कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, अंडाणु और शुक्राणु। और इसी अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से नए जीव का जन्म होता है, जो आप पीछे के क्लासेस में हमारे साथ देखे हैं। हम आपको यहां ये बता रहे हैं कि क्लोनिंग की प्रक्रिया कैसे की जाती है।
तो अब क्लोनिंग की प्रक्रिया में यानी मादा से अंडाणु की जरूरत तो होगी ही होगी, और इसमें किसी न किसी महिला की भी आवश्यकता होगी ही होगी, क्योंकि अभी हमारे पास में कृत्रिम गर्भाशय का निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन जिस दिन हमारे पास कृत्रिम गर्भाशय का निर्माण हो जाएगा उस दिन हमें किसी महिला की भी जरूरत नहीं होगी और हम जीव का उत्पत्ति कर सकते हैं। तो अब देखिए इस क्लोनिंग के बारे में हम लोग समझें कि ये मानव क्लोनिंग कैसे हो सकता है। तो कोई भी जो इंपॉर्टेंट आदमी आपको नजर आए, जैसे कोई वैज्ञानिक, कोई कलाकार, संगीतकार, कोई एथलीट्स, इस तरीके से आपको जो भी कोई व्यक्ति ऐसा लगे कि इसका क्लोनिंग हमें बनाना चाहिए, या आप ही चाहें कि जब आप 70 साल के हो जाएं और आप एक वैज्ञानिक हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो अस्तित्व है ये धरती पर सदैव बना रहे, यानी आप पुनः इस पृथ्वी पर रहे। जैसे कोई वैज्ञानिक है, वो 70 वर्ष तक कुछ खोज किया और उसके बाद दुनिया ऐसे चाहती है कि भाई आगे भी ये वैज्ञानिक जीवित रहे हमारे धरती पर, तो इस क्लोनिंग तकनीक से हम उसका पुनर्जन्म कर सकते हैं। तो क्लोनिंग एक प्रकार से, क्लोनिंग को आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। इसके द्वारा आप एक बार पुनः उस जीव को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैव क्लोनिंग का मतलब होता है पुनर्जन्म, एक बार फिर से जन्म हो जाना। अब जैसे कोई वैज्ञानिक है, कोई कलाकार है, कोई एथलीट्स है, और उन्होंने एक ऐसी ख्याति प्राप्त कर ली जो अन्य मानवों में आप देखने को नहीं मिलता है, तो उस गुण को अगर आप पुनः दूसरे रूप में देखना चाहें तो आप इस तरह से जैव क्लोनिंग की प्रक्रिया से देख सकते हैं। तो जैव क्लोनिंग को आप एक शब्दों में पुनर्जन्म कह सकते हैं, एक बार उस व्यक्ति का फिर से जन्म। अब देखिए कोई भी वैज्ञानिक हो, कलाकार हो, यानी अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, संगीतज्ञ हो, इन सबों का कोई भी आप कायिक कोशिका कहीं से उपलब्ध करें। कायिक कोशिका आपको कहीं भी मिल जाएगा, जैसे कि ये आपको बाल में मिल जाएगा, त्वचा में मिल जाएगा, हड्डियों में मिल जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अंत समय तक उसके हड्डी से आप कोई कोशिका निकाल लीजिए। तो इस तरीके से आप किसी भी तरह से उस व्यक्ति के बाल से, त्वचा से, हड्डियों से, है ना, उसकी कोशिका, कायिक कोशिका निकालिए और कायिक कोशिका से नाभिक यानी कि केंद्रक उससे बाहर कर लिया जाए। माइक्रो सिरिंज के द्वारा आप कोशिका से केंद्रक को आइसोलेट कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो लेडीज हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके कायिक कोशिका से आप बाल, त्वचा, हड्डी, किसी भी प्रकार के कोशिका से केंद्रक को बाहर निकाल लिया जाए। और केंद्रक को बाहर निकालने के बाद, केंद्रक में आपको पता है कि गुणसूत्र होता है, तो इस प्रकार से ये केंद्रक बाहर निकाल लिया गया। इस प्रकार से आप केंद्रक को बाहर निकाल लिए और किसी महिला के अंडाणु से, अंडाणु को अल्ट्रासाउंड मशीन के देखरेख में माइक्रो सिरिंज लगा करके किसी महिला से आप क्या निकालिए, अंडाणु निकालिए, ओवम निकाल लिए, और इस ओवम का जो बीच में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को यानी कि इस केंद्रक को आप क्या किए, पृथक कर लिए। केंद्रक को आप बाहर निकाल लिए, इस केंद्रक को बाहर निकाल लिए, और बाकी जो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हैं या इस अंडाणु में और जो माने कोशिकांग हैं, वो ऐसे ही रहने दिए। तो इस प्रकार से ये केंद्रक के बाहर निकल जाने के बाद ये खाली अंडाणु है जिसमें केंद्रक नहीं है, और ये जिस व्यक्ति का क्लोनिंग बनाना हो, चाहे वो महिला या पुरुष हो, उसके केंद्रक को इसमें क्या कर दिए, इंसर्ट कर दिए माइक्रोसिरिंज। अब आपके पास में पहले से है एक IVF टेक्निक, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसी को आप टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। तो जिस व्यक्ति का आपको क्लोन बनाना है, उस व्यक्ति के बाल से, त्वचा से, हड्डियों से, या किसी भी
अन्य अंग से जहां से केंद्रक उपलब्ध हो सके, कायिक कोशिका से वो केंद्रक को निकाले और परक नली के अंदर कल्चर मीडियम में इस ओवम को आप डाल दिए और डाल करके इसमें हल्का विद्युत आवेश के उपस्थिति में इसको फ्यूज कराया गया और फ्यूज कराने के बाद ये केंद्रक जिस व्यक्ति का था वो इसमें आया और कल्चर मीडियम में ये 1 से 2, 4, 8, 16 से 32 विभाजन तक होने के बाद जो ये युग्मनज है हमारा, जो उस महिला के अंडाणु में बनाया गया, इस युग्मनज को हम 16 से 32 विभाजन के बाद पुनः उसी महिला के गर्भाशय में, पुनः जिस महिला का यह अंडाणु था उसी महिला के गर्भाशय में इसे हम पुनः प्रत्यारोपित कर दिए और प्रत्यारोपित करने के बाद सामान्य गेस्टेशन पीरियड गुजरने के बाद, यानी 9 महीना गुजरने के बाद, यानी सामान्य गर्भकाल गुजरने के बाद 9 महीने के बाद जिस बच्चे का जन्म होगा वो बेशक इस महिला से जरूर जन्म लिया, वो इस महिला के अंडाणु में इस केंद्र को विकसित कराया गया, पर हूबहू ये बच्चा वैसा ही होगा जिस व्यक्ति का केंद्रक लिया गया। आप सपोज कीजिए समझने के लिए कि कोई वैज्ञानिक है या कोई एथलीट्स है या कोई फिल्मी सितारे हैं या कोई संगीतज्ञ है जो इस पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आप बन सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ वन एंड ओनली होता है। अब जैसे लता मंगेशकर है तो लता मंगेशकर के जैसा कोई दूसरा कलाकार नहीं आपको नजर आ रहा है। किशोर कुमार हैं, रफी थे, मतलब इस तरीके से किसी भी व्यक्ति के अंत काल तक में उसके कायिक कोशिका से केंद्रक निकाल करके किसी महिला के अंडाणु से केंद्रक निकाल के खाली कर दिया जाए और उस महिला के अंडाणु में इस व्यक्ति का जिसका क्लोन बनाना हो केंद्रक को हम इंसर्ट कर दें, प्रत्यारोपित कर दें और IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक के तहत कोशिका विभाजन कराया जाए और 16 से 32 विभाजन जाने के बाद पुनः उस महिला के गर्भाशय में हम प्रत्यारोपित कर दें। सामान्य गर्भकाल बीतने के बाद जिस बच्चे का जन्म होगा वो बच्चा बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा बाल्यावस्था में लता मंगेशकर दिखती थी, जैसा बाल्यावस्था में अमिताभ बच्चन दिखते थे या जैसा बाल्यावस्था में आप दिखते थे। यदि आप अपना बना रहे हैं तो इवन वो महिला जो बना रही वो खुद भी अपना क्लोन बना सकती है, यानी वो अपने ही कायिक कोशिका के केंद्रक को अपने ही अंडाणु में डाल दे तो वो फोटो जब उसका देखे अपने बाल्यावस्था का, उसकी माता देखे, उसके जो रिश्तेदार हैं वो देखें तो वो बिल्कुल उसी प्रकार के होंगे जिस प्रकार के बाल्यावस्था में ये लोग दिखते थे और धीरे धीरे ये बड़े होंगे और बड़े होने के बाद इनमें उसी प्रकार के गुण विकसित होंगे जैसा कि आप आज देख रहे हैं लता मंगेशकर में या किसी वैज्ञानिक में। अब उनके जो संस्कार हैं उसमें उनके इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब मान लीजिए कि वो संगीतज्ञ तो लता मंगेशकर का जीव है, आवाज तो अच्छा है, सुरीला है, लेकिन वो संगीत की शिक्षा ना ले। कोई वैज्ञानिक है, अब वो विज्ञान की पढ़ाई ना करे तब तो उसमें वो गुण विकसित नहीं होंगे, लेकिन अगर वो उसी क्षेत्र में उसको विकसित कराया जाए तो जितना वो वैज्ञानिक अपने जीवन में अर्जन किया था ज्ञान, उस ज्ञान को अर्जित कर सकता है। ये संभावनाएं हैं जैव क्लोनिंग की। तो ये संभावनाओं के आधार पर इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन नैतिकता की दृष्टि से जैव क्लोनिंग मानव पर पूर्णतः प्रतिबंधित है। सबसे पहले 1952 ईस्वी में 1952 में मेढक के ऊपर एक क्लोनिंग किया गया, लेकिन मेढक के ऊपर क्लोनिंग हुआ और मेढक कुछ दिन रहा, ये उतने चर्चे में नहीं रहा। ये चर्चा में आया जब 1997 ईस्वी में स्कॉटलैंड नाम के स्थान पर इवान विल्मट नाम के वैज्ञानिक ने डोली नाम के भेड़ का क्लोन बनाया।
वहां से ये क्लोनिंग नाम का विषय चर्चा में आया। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये आता है कि जैव क्लोनिंग सर्वप्रथम कब शुरुआत हुआ। तो वैसे तो 1952 में ही शुरू हो गया, लेकिन चर्चा में तब आया जब डोली नाम का भेड़ बनाया। तो इवान विल्मट ने 1997 ईस्वी में डोली नाम का भेड़ स्कॉटलैंड में बनाया और यहां से क्लोनिंग चर्चा में आया। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में ये आपका सब्जेक्ट हो सकता है। अब देखिए, इसके बाद जब ये आगे बढ़ा तो भारत में भी ये क्लोनिंग की प्रक्रिया शुरू हुई और भारत में ये दुधारू पशुओं पर शुरू किया गया और 2009 में हमारे यहां भैंस और गाय पर इस पर शुरुआत किया गया। और आज तो आप देखिएगा जो कई प्रकार के खच्चर हैं, कई प्रकार के छोटे कद के घोड़े वगैरह हैं जो सिर्फ पहाड़ों में ही होते हैं। तो अभी जो सैनिक चीन के साथ जो हमला शुरू हुआ है उसमें क्लोनिंग के विधा से कई प्रकार के इस तरह से आपको विकसित किया गया है। कई विलुप्त हो जाते हुए प्राणी, शेर वगैरह सबका क्लोन बना के उसकी संख्या को बढ़ाई जाती है। तो ये भैंस बनाया गया और भारत में जो ये भैंस है वो है गरिमा, महिमा, ये सब काफी देवी, ये सब अधिक दूध देने वाले भैंस हैं जिससे कि बहुत अधिक मात्रा में दूध प्राप्ति की जाती है। तो ये बड़े स्तर पर क्लोनिंग का आज व्यवहारिक रूप है। अब देखिए, ये जो क्लोनिंग है, इस क्लोनिंग का क्या सदुपयोग हो सकता है। तो क्लोनिंग का सदुपयोग हम लोग कई प्रकार से कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो है सो हम अधिक, सबसे पहला तो आप यही समझिए कि अधिक दूध देने वाले मवेशियों का क्लोनिंग बना सकते हैं। अधिक दूध देने वाले मवेशियों का यानी कि गाय भैंसों का निर्माण कर सकते हैं। तो हर एक मवेशी जो है वो दूध देगी, कितनी देगी इसकी क्षमता जो है वो पूर्णतः तो फिक्स नहीं है। तो इस प्रकार से तो क्लोनिंग के सुविधा से हम लोग अधिक दूध देने वाले मवेशी है ना, अधिक दूध देने वाले पशु का निर्माण कर सकते हैं। अधिक मांस देने वाले पशुओं का हम इससे क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। अधिक जो है सो मांस देने वाले जो है सो इसमें आप जैसे मुर्गे हो गए, बकरे हो गए, इन सब का निर्माण कर सकते हैं। अधिक अंडा देने वाला मुर्गे और मुर्गियों का निर्माण कर सकते हैं। विलुप्त हो चुके प्राणियों को या जो प्राणी इंडेंजर्ड कंडीशन पर हैं, यानी जिसकी संख्या बहुत कम है, यानी संकट जिसको कहते हैं, इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ प्लांट और एनिमल। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब होता है समाप्ति के कगार पर, समाप्ति के कगार पर पहुंचे, समाप्ति के कगार पर पहुंचे वनस्पति, औषधीय पौधे जो होते हैं, वनस्पति में औषधीय पौधे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं पौधे हैं जो अब नहीं मिलते हैं। एक आध प्रजाति कहीं मिल गया, तो एक प्रजाति कहीं मिल गया किसी वनस्पति का, तो आप क्लोनिंग के जरिए उसका कई सारी प्रजाति बना सकते हैं। पशुओं का औषधीय वनस्पति जितने हैं, पशु हैं, इस सब तरीके से आप समाप्ति के कगार पर पहुंचे हुए जीव जंतुओं का पुनर्निर्माण कर सकते हैं जैव क्लोनिंग के द्वारा। तो जैव क्लोनिंग का जो पॉजिटिव इफेक्ट है, जैव क्लोनिंग का जो रचनात्मक पक्ष है आपके लिए, वो ये है कि ऐसे पशु, ऐसे वनस्पति का पुनः निर्माण कर सकते हैं जो अब क्या है, संकट के कगार पर पहुंचे हुए, समाप्ति के कगार पर पहुंचे हुए। और भविष्य में अगर हम कृत्रिम गर्भाधान का निर्माण कर लें तो हम उन जीवों का भी निर्माण कर सकते हैं जो ऑलरेडी इस पृथ्वी से क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। तो विलुप्ति के कगार पर पहुंचे, समाप्ति कहिए या विलुप्ति कहिए, विलुप्ति के कगार पर पहुंचे जीव जंतु वनस्पतियों का हम इससे निर्माण कर सकते हैं।
अब देखिए तो क्लोनिंग के ये रचनात्मक पक्ष हुए कि इससे इसके क्या लाभ हैं, क्लोनिंग के लाभ के रूप में ये सब बातें सम्मिलित होगी। देखिए आपको तो एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा जिसमें डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्लोनिंग किसने किया, क्लोनिंग क्या है, इसमें काई गुणसूत्रों, काई कोशिका से गुणसूत्र प्राप्त किया जाता है, ये सभी जो है सो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा। और दूसरा इसका जो है सो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो मेंस में आएगा उसमें यही पूछा जाएगा कि क्लोनिंग क्या है, क्लोनिंग के सकारात्मक पहलू बताइए, नकारात्मक पहलू बताइए। तो आपको दोनों प्रकार के पक्ष को रखना पड़ेगा। तो क्लोनिंग के जो निगेटिव इफेक्ट हैं, क्लोनिंग से हानि क्या होती है, तो क्लोनिंग, जैव क्लोनिंग की कुछ हानि, इसके कुछ ऋणात्मक पक्ष भी हैं। तो इसके हानि क्या क्या हो सकते हैं इससे, तो इसका हानि में सबसे बड़ा हानि यह है कि जैव विविधता में, जैव विविधता के ऊपर में संकट हो सकता है। जैव विविधता पर संकट हो सकता है। एक ही प्रकार के जीव ज्यादा बना लेंगे, आपसे दूध देने वाले पशु का ही निर्माण कर लेंगे, अंडे देने वाले मुर्गियों का ही निर्माण ज्यादा कर लेंगे, तो एक पक्ष वृद्धि हो जाएगा और दूसरा पक्ष कम हो जाएगा। एक प्रकार के जीव की संख्या पारिस्थितिक में बढ़ जाएगी, दूसरे जीव की संख्या घट जाएगी। तो जैव विविधता पर जो है तो क्या होगा, इसका निगेटिव असर होगा। दूसरा क्या होगा कि लिंग अनुपात जो है, लिंग अनुपात में क्या हो जाएगा, असमानता हो जाएगा। लिंग अनुपात में असमानता हो जाएगा। तो लिंग अनुपात यानी कि नर और मादा का जो अनुपात है प्रकृति में, जो बैलेंसिंग है वो गड़बड़ा जाएगा। तो क्लोनिंग के ये एक निगेटिव पक्ष है, जैव विविधता पर खतरा है। और भविष्य में इस क्लोनिंग को अगर मानव के ऊपर उपलब्ध करा दिया जाए, या मान लीजिए शेर की संख्या बढ़ाने लग जाए, तो क्या हो जाएगा, बाकी जो दूसरे शाकाहारी पौधे हैं उनकी संख्या घट जाएगी। तो इसका एक जो आगे भविष्य में आने वाला जो खतरनाक पक्ष है, जो इसका नकारात्मक पक्ष है, हानि का मतलब हो गया नकारात्मक पक्ष, सकारात्मक आपने देखा, तो यह है कि आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग होंगे, आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग होंगे इनकी वृद्धि हो जाएगी। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो है वो इस क्लोनिंग से, अगर मानव के ऊपर में ये क्लोनिंग शुरू कर दिया जाए तो इससे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का जो है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये इसका निगेटिव पक्ष। तो क्लोनिंग क्या था, एक फोटोकॉपी था, हूबहू बनाने की प्रक्रिया थी, जिसमें काई कोशिकाओं के केंद्रक को निकालकर किसी महिला के अंडाणु में प्रवेशित कराकर IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के द्वारा, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के द्वारा टेस्ट ट्यूब में निषेचित कराकर युग्मज का निर्माण किया गया। और 16 से 32 कोशिका विभाजन होने पर उस भ्रूण को उस टेस्ट ट्यूब से बाहर निकालकर उसी महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित करा दिया गया। और सामान्य गर्भकाल बीतने के बाद जिस बच्चे का जन्म हुआ, चाहे वो मानव से हो या किसी अन्य स्तनधारियों से हो, वो हूबहू वैसा ही होगा जैसे कि जिसका क्लोन, जिसके काई कोशिका को लिए गए थे। और इसके सकारात्मक पक्ष में आप देखिए, अधिक दूध देने वाले पशु, मवेशी, अधिक अंडे देने वाले मुर्गी, मुर्गियों का निर्माण, अधिक उपजा देने वाले फसलों का निर्माण। और नकारात्मक पक्ष की जैव विविधता में परिवर्तन हो जाएगा और इससे जो है सो लैंगिक अनुपात में गड़बड़ी होगी और आपराधिक प्रवृत्ति की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए मानव क्लोनिंग पर पूर्णतः प्रतिबंध है। देखिए ये हमारा एक दूसरा जैव प्रौद्योगिकी का तकनीक है जिसको कि हम कहते हैं स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, स्तंभ कोशिका तकनीक। तो स्तंभ कोशिका शब्द नहीं चलता, स्टेम सेल के नाम से लोग सब जगह प्रश्न वगैरह आते हैं, लेकिन अगर एकदम विशुद्ध हिंदी में शब्द आ जाए तो आएगा स्तंभ कोशिका तकनीक। तो स्तंभ कोशिका टेक्निक, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। आइए हम लोग इसके बारे में जानें कि स्तंभ सेल तकनीक या स्तंभ कोशिका किसे कहते हैं। सबसे पहला बात कि स्तंभ कोशिका किसे कहते हैं, तो कहता है कि अविभेदित तथा। अच्छा, अविभेदित मतलब क्या होता है कि एक ही कोशिका का निर्माण होता है, जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं तुरंत अभी 2 मिनट के अंदर। तो एक ही कोशिका पहले कैसे होता है, इसको हम अभी तुरंत 2 मिनट में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पर पहले आप ये समझिए कि इसका डिफिनेशन क्या है। स्तंभ कोशिका, स्टेम सेल का डिफिनेशन क्या होता है ये समझिए। अविभेदित
तथा विभाजन की क्षमता, तथा विभाजन की क्षमता, अविभेदित तथा विभाजन की क्षमता रखने वाली कोशिकाओं को, अविभेदित तथा विभाजन की क्षमता रखने वाली कोशिकाओं को स्टेम सेल कहते हैं या स्तंभ कोशिका कहते हैं। तो ऐसा सेल जो अविभेदित हो, अविभेदित को ऐसे समझिए कि जैसे कोई अभी तक का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जैसे 10th तक जो बच्चा है उसको सभी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। अब 10th के बाद जब वो 11th में जाता है तो वो विभेदित होता है कि हमको साइंस रखना है या कॉमर्स रखना है या आर्ट ह्यूमैनिटीज रखना है। अगर साइंस रखना है तो उसमें बायो ग्रुप से जाना है, मेडिकल जाना है, नॉन मेडिकल जाना है। अगर वो कॉमर्स रखता है तो कॉमर्स में तो अकाउंटेंसी वगैरह जो भी है। अगर वो आर्ट रखता है तो आर्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट रखेगा, उसका क्या भविष्य का लक्ष्य होगा। यानी 10वीं क्लास तक सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं और 11वीं 12वीं में वो विभेदित हो जाते हैं कि ये बच्चा आगे साइंटिस्ट बनेगा या इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या कॉमर्स पढ़ के अकाउंटेंट सीए वगैरह बनेगा या ह्यूमैनिटीज पढ़ करके या तो सब्जेक्ट का विशेषज्ञ बनेगा या फिर कोई पदाधिकारी, जैसे कि ये जो आपका तो अविभेदित विभाजन की क्षमता रखने वाली कोशिकाओं को स्तंभ कोशिका, स्टेम सेल कहते हैं। अब आप देखिए कि इसको हम बायोलॉजी के परिदृश्य में कैसे समझते हैं, तो इसको आप समझने का कोशिश कीजिए कि स्टेम सेल हम कहते हैं किसको है पहले, तो अविभेदित विभाजन की क्षमता रखने वाली कोशिकाओं को। अब जैसे देखिए कि ये आपका शुक्राणु है और ये आपका अंडाणु है, तो ये शुक्राणु और ये अंडाणु ये मिल रहा है, इसको हम निषेचन कहें। और निषेचन होने के बाद जो ये बना इसको हम कहते हैं युग्मनज, इसको हम कहते हैं युग्मनज। तो ये एक कोशिका का युग्मनज है। तो ये युग्मनज एक कोशिका, एक से फिर हुआ 2, 2 से हुआ 4, 4 से हुआ 8, 8 से हुआ 16, 16 से हुआ 32, 32 से हुआ 64, 64 से ये हुआ 124, 124 के बाद हो गया ये 258 और इसके बाद ये हो गया 512, 256, 256, 512। तो ये 512 तक जो कोशिका है वो बस इस तरीके से ये डिवीजन हुआ है ना, इस तरीके से डिवीजन हुआ। अब ये डिवीजन जो हुआ इसमें भी कोई अंग का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन अगर इसमें से किसी भी कोशिका को निकाल लिया जाए, आइसोलेट कर लिया जाए, किसी को भी 1, 2, 3, 4 किसी को भी कहीं से भी निकाल लिया जाए तो ये पूरे जीव का निर्माण कर सकती है। तो और अगर इसको अलग नहीं किया जाए तो यही 512 के बाद जो अगला डिवीजन लेना शुरू होगा, तो इसके बाद इससे ऑर्गन बनने लगेगा, जैसे हार्ट बनेगा, लंग्स बनेगा, है ना, किडनी बनेगा, बोन्स बनेगा, मसल्स बनेगा, ब्लड बनेगा। तो यही कोशिका ब्लड के टिश्यूज बनाने लगेंगे। इसके बाद 512 के बाद जो है ये कोशिका, ये 512 के विभाजन के बाद जो ये कोशिका है ये ऊतक का निर्माण करेगी। ऊतक के बाद जो है सो ये अंग का निर्माण करेगा। अंग के बाद जो है सो ये तंत्र का निर्माण करेगा, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और कई तंत्रों को मिला करके ये पूर्ण जीव का निर्माण करेगा, जिसको कि हम क्या कहते हैं, गर्भावस्था कहते हैं। तो गर्भावस्था के दरमियान युग्मनज के एक कोशिका से ये पूरे जीव तक के निर्माण की प्रक्रिया के दरमियान ये कुछ देर तक का ऐसा क्षण होता है जब ये 512 तक का जो विभाजन है, यहां तक ये कोशिका सिर्फ एक ही तरह के कोशिका रहते हैं, युग्मनज कोशिका। और इस कोशिका से आप किसी भी अंग का या संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकते हैं। तो अभी ये अविभेदित है लेकिन विभाजन की क्षमता रखती है, तो ऐसी ही कोशिका को आप क्या कहते हैं, स्टेम सेल कहते हैं, स्तंभ कोशिका कहते हैं, स्तंभ कोशिका तकनीक। अब देखिए इस स्तंभ कोशिका तकनीक के क्या फायदे हैं
तो इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। इससे भविष्य में अभी इस पर रिसर्च ये शुरू ही हुआ है और इससे कई प्रकार के कार्यों को हम लोग अंजाम देना शुरू कर दिए जैव प्रौद्योगिकी में। तो ये स्तंभ कोशिका पूरे जीव का निर्माण कर सकती है, किसी अंग का निर्माण कर सकती है, किसी खास प्रकार के ऊतक का निर्माण कर सकती है और कई प्रकार के बीमारियों में इसका बेहतर इस्तेमाल करके हम मानव जीवन या जंतु जीवन का बेहतर जो है उसको क्या करते हैं संरचना स्थापित कर सकते हैं। और जैसे कि मान लीजिए कोई फल आया जो कहीं किसी दूसरे जगह से, उसका एक ही वृक्ष है, सपोज कीजिए इस तरीके से, और वो वृक्ष बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर पहुंचा हुआ है, तो उसके एक ही फल से आप कई सारे कोशिका निकालकर कई सारे वृक्षों का निर्माण कर सकते हैं और इस प्रकार से जो है सो आप उसकी प्रजाति को क्या कर सकते हैं, बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। तो ये स्टेम सेल तकनीक का जो है सो क्या कहते हैं प्रभाव है और इस तकनीक को काफी विकसित किया गया जैव तकनीक में। अब देखिए स्तंभ सेल जितने भी हैं हमारे स्टेम सेल टेक्निक में, तो स्तंभ कोशिका स्टेम सेल को हम लोग मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित करते हैं। कई प्रकार के स्तंभ कोशिका होते हैं, तो इन स्तंभ कोशिकाओं का वर्गीकरण हम लोग कई प्रकार से कर सकते हैं। एक को कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर, मतलब किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है, तो एक तो किया जा सकता है इसका उत्पत्ति, कहां से उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा है इसके कार्य क्षमता के आधार पर, यानी फंक्शन के आधार पर, यानी इसके कार्य के आधार पर। तो स्तंभ कोशिका का उत्पत्ति कहां से हुआ, उस हिसाब से इसका हम लोग विभाजन कर सकते हैं। और इसमें हम लोग देखिए जैसे होता है, एक होता है टोटीपोटेंट स्टेम सेल। तो ऑरिजिन के आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें आप एक प्रकार का है टोटीपोटेंट स्टेम सेल। तो ये टोटीपोटेंट स्टेम सेल फंक्शन हो गया एक तरह से। अब देखिए कि ये कैसे कैसे हम लोग इसका विभाजन में ये कर रहे हैं। तो ये जो टोटीपोटेंट स्टेम सेल है इससे पूरे जीव का निर्माण कर सकते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर स्तंभ कोशिकाओं का विभाजन, उत्पत्ति के आधार पर स्तंभ कोशिकाओं का विभाजन, स्तंभ कोशिकाओं का विभाजन। अब उत्पत्ति के आधार पर तो जैसे कि वो युग्मनज स्तंभ कोशिका, इसको आप कह सकते हैं जायगोटिक स्टेम सेल। तो जायगोटिक स्टेम सेल जब शुक्राणु अंडाणु मिला और 512 तक का जो कोशिका विभाजन हुआ, तो युग्मनज से 512 विभाजन तक, युग्मनज से 512 विभाजन तक की जो कोशिका हुई, ये 512 विभाजन तक की कोशिका को आपने क्या नाम दिया, तो स्तंभ कोशिका। इससे पूरे जीव का निर्माण हो सकता है, और इसी का एक नाम जो अभी आप देखें टोटीपोटेंट स्टेम सेल है ना। दूसरा है आपका युग्मनज स्तंभ कोशिका के बाद दूसरा है आपका भ्रूणीय स्तंभ कोशिका। भ्रूणीय स्तंभ कोशिका ये जन्म के समय जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा अम्नियन कॉर्ड होता है, उससे जो है सो क्या कहते हैं प्राप्त होता है। और इससे प्लेसेंटा और जीव को छोड़कर सभी अंगों का निर्माण हो सकता है, तो इसको प्लूरीपोटेंट कहते हैं। तो ये आपका हो गया टोटीपोटेंट स्टेम सेल और ये हो गया आपका प्लूरीपोटेंट। इसको हम लोग एक दूसरी तरह से भी विभाजन करके दिखाएंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति कैसे हुई, तो युग्मनज से जो स्तंभ कोशिका का निर्माण हुआ उसको युग्मनज स्तंभ कोशिका कहे।
ये युग्मनज से 512 विभाजन तक गया, इससे पूरे जीव का निर्माण हो सकता है। और इस खासियत ये है कि जिस समय युग्मनज का निर्माण हो रहा था ये 512 विभाजन था। अब अगर किसी व्यक्ति को कोई आनुवांशिक रोग है तो इसी डिवीजन के समय में, इसी 512 विभाजन के दरमियान, इसी 512 विभाजन के दरमियान अच्छे कोशिकाओं के जीन को डाल करके उसके आनुवांशिक रोगों को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या उसमें कुछ विशेष प्रकार के गुण धर्म को क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं युग्मनज स्तंभ कोशिका के द्वारा। भ्रूणीय स्तंभ कोशिका को आजकल जो है ये स्टेम सेल बैंक है रखा हुआ, अभी इंडिया में भी कई जगहों पर है, दिल्ली में है, नोएडा में है, गुड़गांव में है, बेंगलुरु में है, अरे बड़े बड़े शहरों में है। वहां पर बच्चे के जन्म होने के बाद जो उसका प्लेसेंटा होता है उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि भविष्य में यदि उनका कोई अंग फेलियर हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो उस समय में उस कोशिका से हम नए अंग का निर्माण कर सकते हैं, नया किडनी, नया लंग्स, ये सब का निर्माण कर सकते हैं। उन सब पर भी हम लोग अभी जस्ट आगे देख रहे हैं। इसके बाद होता है वयस्क। वयस्क जो है स्तंभ कोशिका, वयस्क स्तंभ कोशिका। वयस्क स्तंभ कोशिका के बारे में ऐसा मान्यता है कि हमारा जितना भी अंग है, जैसे मान लीजिए लीवर है, किडनी है, आंख है, बोन है, ब्लड है, जो भी कोई भी और मेन ऑर्गन है या टिश्यूज है, उसमें कोई ना कोई ऐसा कोशिका है जो उस पूरे अंग का निर्माण कर सकता है। और जब तक वो कोशिका हमारा सही सलामत है तब तक हमारे को कोई दवा असर कर रहा है। जिस दिन उसका जो वो स्तंभ कोशिका, जैसे सपोज कीजिए कि कोई लीवर है ना, या हार्ट है या किडनी है, तो ये तभी तक काम कर रहा है जब इस ऑर्गन के बीच में कहीं ना कहीं कोई ऐसी कोशिका है जिस कोशिका के अंदर क्षमता है कि ये पूरे लीवर का निर्माण कर सकता है, पूरे हार्ट का निर्माण कर सकता है, पूरे किडनी का निर्माण कर सकता है। और भविष्य में अभी इस पर हम लोग करना शुरू कर दिए। 2018 में अमेरिका में आंख बनाने में कामयाबी मिल गई। उससे आप क्या कर सकते हैं, तो उस आदमी के खराब अंग में ये जीन डाल करके एक खास प्रकार के जेल होते हैं जिसको फाइब्रिन जेल कहते हैं, उसको डाल करके और अच्छे कोशिका के जीन डाल करके पुनः उस अंग का निर्माण किया जा सकता है। तो ये हुआ वयस्क स्तंभ कोशिका। और चौथा है उत्पत्ति के आधार पर, जिसको आप कहते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट। चूंकि ये सब चूंकि अभी यूरोपियन कंट्री में ही मुख्य रूप से खोज हुआ है, तो इन सब का बिल्कुल हिंदी शब्द जो है ही नहीं। देखिए इंड्यूस शब्द को कहते हैं प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्तंभ कोशिका, स्टेम सेल। तो यानी किसी भी अंग में किसी खास प्रकार के जीन को डाल करके आप क्या कर सकते हैं, तो उस अंग को प्राप्त कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल कहते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर स्तंभ कोशिका को 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। अब देखिए इसके कार्य के आधार पर, तब दूसरा विभाजन जो आप देखे थे कि कार्य के स्थान, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर स्तंभ कोशिका का विभाजन, स्तंभ कोशिका का विभाजन, कार्य के आधार पर स्तंभ कोशिका का विभाजन, यानी कि कैसा वो कार्य करता है, इस हिसाब से हम कैसे विभाजित कर सकते हैं। तो इसमें एक होता है जिसको हम कहते हैं यूनिपोटेंट। अब जैसे देखिए यूनिपोटेंट, अब यूनिपोटेंट जो है ये वर्ड है, यूनि शब्द का मतलब होता है एक प्रकार, यूनिपोटेंट स्टेम सेल। तो यूनिपोटेंट स्तंभ कोशिका, यूनिपोटेंट स्टेम सेल, इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के कोशिका अथवा अंग का निर्माण किया जा सकता है। तो यूनिपोटेंट स्टेम सेल वो स्टेम सेल है, यूनिपोटेंट स्टेम सेल आर दोज स्टेम सेल्स
which form a single type of cell or single type of organism. यूनिपोटेंट स्तंभ कोशिका वैसी कोशिका है जिससे सिर्फ हम एक ही प्रकार की कोशिका या एक ही प्रकार के अंग का निर्माण कर सकते हैं। तो दूसरा है आपका मल्टीपोटेंट, मल्टीपोटेंट या इसको आप कह सकते हैं पॉलीपोटेंट, पॉलीपोटेंट स्टेम सेल, पॉलीपोटेंट स्टेम सेल। तो इससे क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के अंग, विभिन्न प्रकार के अंग, कोशिका, उत्तक का निर्माण कर सकते हैं। तो दूसरा उत्पत्ति कार्य के आधार पर। तीसरा है ओलिगोपोटेंट, ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल। इससे आप कुछ प्रकार के स्टेम सेल का निर्माण कर सकते हैं, कुछ प्रकार के अंग, कुछ प्रकार के कोशिका, कुछ प्रकार के उत्तकों का निर्माण कर सकते हैं। ये तीनों के तीनों मानवीय शरीर में वयस्कता तक मिलता है, यानी जब तक मनुष्य जो है वो वयस्क होता है तो वयस्क अवस्था तक जो है आपको ये प्राप्त हो जाएगा। मनुष्य के वयस्क यानी किसी भी अवस्था में, यानी इस उम्र में भी आप, हमारे उम्र में भी ये किसी न किसी सेल में ये मिलता है। अब देखिए जो इसका चौथा और पांचवा प्रकार है जिस पर कि हम पीछे भी चर्चा शुरुआती दौर से ही किए, एक होता है टोटीपोटेंट स्टेम सेल। दरअसल स्टेम सेल का मतलब यहीं से होता है। जब हम आपको शुरुआत किए थे तो वहां पर भी सबसे पहले स्तंभ कोशिका को टोटीपोटेंट, तो वो जो पहला कॉन्सेप्ट आप देखे थे कि शुक्राणु और अंडाणु से जो 512 विभाजन तक जो किसी भी जीव का निर्माण हो सकता है, तो वो दरअसल क्या है, वो युग्मनज स्तंभ कोशिका जो आप पहला देखे थे वो मूलतः टोटीपोटेंट स्टेम सेल है। इससे पूर्ण जीव का विकास हो सकता है, पूर्ण जीव का विकास हो सकता है, और एक नहीं कई हो सकता है, पूर्ण जीव का विकास हो सकता है। और कोई भी अंग, कोशिका, उत्तक इत्यादि का निर्माण हो सकता है टोटीपोटेंट से। और ये कहां पाया गया था, तो युग्मनज में पाया गया था। इसलिए जब हम आपको पहला जब युग्मनज स्तंभ कोशिका पढ़ा रहे थे तो वहां टोटीपोटेंट ऑटोमेटिकली लिखा चला गया था। तो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए आगे आप समझिएगा। तो एक आधार हुआ कि आप उसके उत्पत्ति के आधार पर कहां उत्पन्न हुआ, दूसरा उसके कार्य के आधार पर, और दोनों में समानता है। तो ये जन्म की प्रक्रिया जब शुरू हो रही थी तो जन्म के प्रक्रिया के दरमियान जो युग्मनज का जो निर्माण हुआ शुक्राणु और अंडाणु से, तो 512 विभाजन तक की कोशिका में क्षमता है कि वो पूर्ण जीव का निर्माण कर सकता 512, और वहां से आप कोई भी अंग, कोई भी कोशिका, कोई भी उत्तक का निर्माण कर सकते हैं। तो ये टोटीपोटेंट स्टेम सेल कहलाता है। और पांचवा जो है यह है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। ये आपको प्लेसेंटा में मिलता है, गर्भनाल में मिलता है, और इससे आप प्लेसेंटा को छोड़कर, यानी प्लेसेंटा का निर्माण नहीं कर सकते और पूर्ण जीव का निर्माण नहीं कर सकते, बाकी किसी भी अंग का निर्माण कर सकते हैं। कोई भी अंग का निर्माण कर सकते, पूर्ण जीव का निर्माण नहीं कर सकते, इससे पूर्ण जीव का निर्माण नहीं कर सकते और प्लेसेंटा का निर्माण नहीं कर सकते, बाकी कोई भी अंग का निर्माण आप इससे कर सकते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से। तो अमेरिका में टोटीपोटेंट स्टेम सेल पर प्रतिबंधित है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इससे किसी जीव की हत्या हो गई। तो प्लूरीपोटेंट, और इसी प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल पर काफी जो है सो रिसर्च चल रहा है, विकास हो रहा है, और अमेरिका इसमें सबसे आगे विकसित है। तो स्तंभ कोशिका का विभाजन इस तरह से हम लोग उत्पत्ति और कार्य के आधार पर किए। सर स्तंभ कोशिका तकनीक का अनुप्रयोग, यानी स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे बड़ा इसका जो है, इसका सबसे बड़ा ये है कि जीन एडिटिंग। इसके द्वारा जीन एडिटिंग किया जा सकता है, जीन में एडिटिंग किया जा सकता है। जीन
एडिटिंग करके किसी भी आनुवांशिक बीमारी को आनुवांशिक रोगों को दूर किया जा सकता है। आनुवांशिक रोगों को दूर किया जा सकता है। कैसे दूर किया जा सकता है? तो युग्मनज का जब निर्माण हो रहा था तो युग्मनज में ही अच्छे कोशिकाओं के जिन को प्रवेशित कराकर स्वस्थ बच्चे का जन्म हो सकता है। क्या हो सकता है? स्वस्थ बच्चे का जन्म हो सकता। तो जीन एडिटिंग किया जा सकता है इसके द्वारा। जिस समय युग्मनज का निर्माण हुआ तो जन्म की प्रक्रिया जब हो रही थी, उसी समय आईवीएफ टेक्निक के मदद से ही उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी को एडवांस फॉर्म में युग्मनज में अच्छे जीन को प्रवेशित करा दिया गया, खराब जीन को रिमूव करा दिया, नहीं भी कराया, अच्छा जीन को प्रवेशित करा दिया गया और इसमें फाइब्रिन जेल का इस्तेमाल किया जाता है उसकी उपस्थिति में, तो स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है। इसका सबसे बड़ा जो उपयोग है वो है जीन एडिटिंग में। दूसरा, स्तंभ कोशिका के द्वारा हम पौधों के नस्लों का बेहतर जो है उत्पत्ति कर सकते हैं। तो पौधों के सभी कोशिका टोटीपोटेंट स्टेम सेल होते हैं। पौधों के सभी कोशिका क्या होते हैं? तो टोटीपोटेंट स्टेम सेल होते हैं। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक कोशिका से पूर्ण पौधे का निर्माण किया जा सकता है। यानी कोई एक फल मिला और उस फल से आप जो है तो कई कोशिका है एक फल में। तो इस प्रकार से पौधों के सभी कोशिका जो हैं वो टोटीपोटेंट स्टेम सेल होते हैं। यदि आपको एक फल मिल गया, उसमें अगर 10,000 कोशिका है तो 10,000 पौधों का निर्माण हो जाएगा। एक पत्ता मिल गया, एक फूल मिल गया, तो उससे आप क्या कर सकते हैं? पूरे पौधे का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्तंभ कोशिका का निर्माण एग्रीकल्चर में हो सकता है, पर्यावरण में हो सकता है, विलुप्ति के कगार पर पहुंचे हुए वनस्पतियों का विकास करने में जो है सो कर सकते हैं। तो स्तंभ कोशिका तकनीक के प्रयोग से आप विलुप्ति के कगार पर पहुंचे वनस्पतियों का, औषधीय वनस्पतियों का क्या कर सकते हैं? नव निर्माण कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो बायोस्फीयर है, इसमें जो पौधे विलुप्ति के कगार पर हैं, खत्म हो चुके हैं, इंडेंजर्ड हो चुके हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए मानवों में इसका क्या है? कृत्रिम मानव अंगों का निर्माण। स्तंभ कोशिका तकनीक का प्रयोग कर कृत्रिम मानव अंगों का निर्माण किया जा रहा है। अभी हम जस्ट इसके बाद आपको डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी बताने जा रहे हैं। डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और उसमें आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे हम किसी भी कोशिका में डीएनए के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब देखिए इस कृत्रिम मानव अंगों का निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो आपने देखा था ना कि प्लेसेंटा को हम प्रिजर्व कर रहे थे, प्लेसेंटा बैंकिंग में भी बताए थे स्तंभ कोशिका को। तो किसी भी आदमी को, मान लीजिए किसी आदमी का किडनी खराब हो गया, किडनी उसका क्या हो गया? डैमेज हो गया। अब उसके प्लेसेंटा से किडनी की कोशिका को, स्टेम सेल को निकाल करके किसी बकरी के युग्मज में, किसी बकरे के युग्मज में, किसी सुअर के युग्मनज में, बकरी या सुअर के युग्मनज में प्रवेशित करा दिया गया। इस किडनी के जीन को, मानव किडनी के जीन को किसमें प्रवेशित करा गया? तो बकरे या सुअर के युग्मनज में प्रवेशित करा दिया गया। अब ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से होता है, जो हम आगे आपको बताएंगे। इसके ऊपर में कैलिफोर्निया पर काफी रिसर्च चल रहा है। कैलिफोर्निया में रिसर्च चल रहा है
इस तकनीक पर। मान लीजिए किसी का हाथ किसी दुर्घटना में कट गया, तो उसके हाथ का जो है सो प्लेसेंटा से हम वो स्टेम सेल निकाल करके इस बकरे या सुअर के युग्मनज में हम डाल दिए। अब ये बकरा और सुअर जो है ये 4-5 वर्ष में ही क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। और इन पशुओं का इस्तेमाल सामान्यतः किस कार्य के लिए करते हैं, तो बकरे सुअर वगैरह का इस्तेमाल मांस वगैरह के लिए करते हैं इस्तेमाल। तो जब ये बकरा 5 साल का होगा, बड़ा होगा, तो इसका जो किडनी होगा वो बकरे का किडनी नहीं होकर के किसका किडनी होगा, मानव का किडनी होगा। और जब इसको मतलब कि काटा जाएगा, अब कटता ही है तो इसको ऐसे सुन के अनैतिक लगेगा पर होता ही है। तो इस बकरे को जब या इस सुअर को जब काटा जाएगा तो इसकी किडनी को निकाल करके पुनः जिस मानव का जो अंग था जिसको की किडनी खराब था, तो वो 4 साल का वेट करे उसको किडनी नया मिल जाएगा। और ये मानव में उस मानव में पूर्णतः स्वीकार करेगा। जैसे कि क्या होता है एक प्रॉब्लम कि जैसे किसी का किडनी खराब हो गया, किसी का लीवर खराब हो गया, तो जब किसी दूसरे मनुष्य के मरने के उपरांत या ऐसे जीवित में ही अगर अंगदान किया जाता है तो दूसरे का जो शरीर है वो उसको स्वीकार नहीं करता है, वो उसको स्वीकार नहीं करके उसके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण करने लगता है। तो इस तरह से बने अंग जो होंगे प्लेसेंटा से, तो इसका जीन जो है वो मूलतः किस व्यक्ति का है, उसी व्यक्ति का किडनी है, उसी व्यक्ति का हार्ट है, उसी व्यक्ति का कोई भी जो अंग बनाया जा रहा है कृत्रिम अंग। तो इसको जब डाला जाएगा उस मानव में तो उसको स्वीकार पूर्णतः कर लेगा, किसी प्रकार का अस्वीकृति नहीं होगी। और इस पर रिसर्च चल रहा है, तो इस प्रकार से मानव अंगों का निर्माण किया जा सकता है। और अभी देखिए अमेरिका में कैलिफोर्निया में ही 2018 में कृत्रिम आंख का निर्माण कर लिया गया। कृत्रिम आंख का निर्माण कर लिया गया। और ये कृत्रिम आंख क्या है कि आंख के अंदर, आई के अंदर फाइब्रिन जेल, विशेष प्रकार का जेल होता है फाइब्रिन जेल, और इस फाइब्रिन जेल में आई के जीन को डाल दिया गया, आई के जीन को डाल दिया गया। तो ये फाइब्रिन जेल की उपस्थिति में आई का जीन स्वतः आई का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। तो इस प्रकार से कृत्रिम मानव अंगों का निर्माण किया जा सकता है। अब देखिए ये तो इसके पॉजिटिव पहलू हो गए कि भाई कई प्रकार के अंगों का निर्माण किया जा सकता है। इसका एक और पॉजिटिव अंग क्या है कि मानव की आयु बढ़ाई जा सकती है, मानव की आयु बढ़ाई जा सकती है। अब मानव की आयु बढ़ाई जा सकती है, मानव की आयु कैसे बढ़ाई जा सकती है भाई? तो देखिए आयु के लिए हमारे वृद्धावस्था के लिए एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्रंथि होती है हमारे शरीर में, ये हृदय के पास पाया जाता है। यही हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है और ये 14 वर्ष तक सक्रिय रहता है। तो इसीलिए इस वर्ष तक में सभी एंटीबॉडी जितने भी वैक्सीन दी जाती है सब 14 वर्ष तक ही दिए जाते हैं। तो थाइमस ग्रंथि की अधिक उम्र हो जाने से इसकी सक्रियता यदि कम हो जाती है तो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। और यही कारण है कि एक ही उम्र के दो व्यक्ति, एक आदमी जो है तो काफी यंग दिखता है, दूसरा आदमी यंग नहीं दिखता है। कारण यही है कि जिसका थाइमस ग्रंथि की सक्रियता कम हो जाती है वो व्यक्ति जल्दी बूढ़ा हो जाता है। तो इस स्तंभ कोशिका का प्रयोग कर थाइमस ग्रंथियों का क्या किया जा सकता है, पुनर्निर्माण किया जा सकता है। और पुनर्निर्माण करके अगर इसको प्रत्यारोपित कर दिया जाए तो आदमी क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, जवान हो जाएगा, फिर से यंग हो जाएगा, सारे अंग तरोताजे हो जाएंगे। तो ये था स्तंभ कोशिका के अनुप्रयोग। अब देखिए कि जब आप प्रशासनिक सेवा के परीक्षाओं को देते हैं तो प्रश्न में हमेशा दोनों पहलू, 3 पहलू पर ध्यान देना पड़ता है। एक तो वह तकनीक क्या है, उसका ओरिजिन कहां से हुआ, जो उसका जो भूमिका है वो है, फिर उसके पॉजिटिव पहलू क्या है, और उसके बाद क्या है उसका नकारात्मक प्रश्न क्या है। यानी स्तंभ कोशिका तकनीक के नकारात्मक पक्ष क्या है। तो इसके नकारात्मक पहलू क्या है? तो नकारात्मक पहलू ये है कि इससे कैंसर होने का जो खतरा है, कैंसर होने का खतरा ये बढ़ जाता है, कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि सेल डिवीजन तेज होता है।
और अनकंट्रोल सेल डिवीजन के चलते ही क्या होता है, और अनियंत्रित कोशिका विभाजन ही कैंसर है। तो कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कैंसर कोशिका के बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। उसके बाद क्या है कि कोशिका में अथवा जीन में उत्परिवर्तन, म्यूटेशन होने का, कोशिका में जीन में उत्परिवर्तन होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, म्यूटेशन होने लगता है। और म्यूटेशन होने से वो जीव कहता है सडन चेंज इन डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। डीएनए में अचानक परिवर्तन हो जाने को उत्परिवर्तन कहते हैं। तो ये इसका नेगेटिव पहलू है। और इसका तीसरा अगर मानवीय पहलू देखें तो आने वाले दिनों में, यानी कि कोई 10-20 वर्ष जाते जाते जो अमीर व्यक्ति हैं वो इस तकनीक का प्रयोग कर अपने सभी अंगों का विकास कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आज किसी आदमी के पास पैसा होता है तो वो हार्ट का स्टंट डलवा करके कुछ दिन ज्यादा जी लेता है, किडनी वगैरह, डायलिसिस वगैरह। पहले कोई उपाय नहीं था, अब पैसा है तो आप ये सब चीज करवा सकते हैं, नहीं तो हार्ट फेल हो जाता, पता भी नहीं चलता। आने वाले दिनों में क्या होगा, आने वाले 10-15 साल के बाद क्या होगा कि जो अमीर व्यक्ति हैं, जो ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति हैं, वो इस तकनीक का उपयोग कर अपनी आयु जो है वो बढ़ा करके 150-200 साल तक लेकर चले जाएंगे। जैसे ही उनका हार्ट खराब होने लगा कि वो बकरे सुअर में 4 साल पहले ऑर्डर दे देंगे, उनका हार्ट बन जाएगा, किडनी बन जाएगा, लंग्स बन जाएगा, थाइमस ग्लैंड का विकास हो जाएगा, वो फिर से 50 साल 60 साल जीने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर अगर आगे मन हो तो तीसरा राउंड भी कर सकते हैं। तो अमीर व्यक्ति की जो आयु है ये बढ़ने लगेगा। और गरीब व्यक्ति जो है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसकी आयु, क्योंकि दवा का भी हिसाब किताब कम हो जाएगा, तो वही 60-70 वर्ष जाते जाते उसका दम टूट जाएगा। तो भविष्य में नकारात्मक पहलू के रूप में आप ये लिख सकते हैं कि स्तन कोशिका तकनीक का जो नकारात्मक पहलू है, इसमें एक तो कैंसर कोशिकाओं का वृद्धि है, दूसरा है कोशिकाओं में जीन उत्परिवर्तन होने की संभावना बढ़ जाती है, तीसरा इसके द्वारा जो है सो चुकी आयु वगैरह सब कर सकते, सभी अंग बना सकते, तो अमीर व्यक्ति का जो जीवन काल है वो अधिक हो जाएगा और गरीब व्यक्ति का जो जीवन काल है वो कम।